हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला। मैंने आपको अतिपरवलय के परिभाषा में ही बताया था कि अतिपरवलय के जो नियत बिंदु होते हैं यानी कि जो नाभियां होती हैं उनसे अतिपरवलय के किसी भी बिंदु से दूरी का अंतर जो होता है एक अचर होता है। ये मैंने आपको बताया था। चलिए मैं यहाँ पर पहले एक अतिपरवलय ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस पर अतिपरवलय ले लेते हैं। ये आपका अतिपरवलय यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए ये आपका अतिपरवलय हो गया। अच्छा, अतिपरवलय के ये नाभि यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। तो एक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F1 और एक को लिख देता हूँ F2। अच्छा, अतिपरवलय के अगर हम लोग शीर्ष की बात करें तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। तो एक का नाम हम लोग A देते हैं और एक का A डैश देते हैं। तो ये जो शीर्ष देख रहे हैं ये भी तो अतिपरवलय पर स्थित बिंदु है। तो इस अतिपरवलय पर स्थित इन दो बिंदुओं की बात करें तो यहाँ ये दो बिंदु अतिपरवलय पर स्थित है, इसलिए इन प्रत्येक बिंदुओं से इनके नाभियों की दूरी का अंतर क्या होगा, हमेशा एक अचर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि अतिपरवलय के किसी बिंदु की नाभियों से दूरियों का अंतर अचर होता है। तो इसका मतलब आप इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, कि AF1 माइनस AF2 इक्वल टू में अचर कांस्टेंट। यहाँ के क्या है, आपका अचर है, ठीक है। देखो ये आपका अतिपरवलय पर स्थित बिंदु है, तो यहाँ से इन दोनों नाभियों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा, एक अचर होगा ना। चलिए अगर हम लोग AF1 की बात करें, यहाँ से यहाँ ये AF1 की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अतिपरवलय का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दूरी ले लेते हैं, AF1 की इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर OF1 और प्लस का OA। AF1 अकॉर्डिंग OF1 और प्लस का OA लिख सकते हैं। और AF2 की बात करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, AF2। तो यह बराबर हो जाएगा आपके OF2 माइनस का OA इक्वल टू में के। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी C, यहाँ से यहाँ ये A होगा और यहाँ से यहाँ ये A होगा। इतना तो पता है आपको, मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये हो जाएगा C प्लस A माइनस यहाँ हो जाएगा आपका C माइनस A इक्वल टू के। तो यहाँ C प्लस A माइनस C प्लस A इक्वल टू में के। तो C से C कट जाएगा, 2A के इक्वल हो जाएगा ये के, ठीक है। यानी कि जो आपके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होती है वही लंबाई बराबर होती है पर ये जो आपका अतिपरवलय के किसी बिंदु से नाभियों के दूरी के अंतर के बराबर। यानी कि अगर आप चाहें, अगर यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं P, तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि यहाँ PF1 माइनस PF2 जो होगा यह 2A के बराबर होता है। तो देखिए अगर आप यहाँ ये देख रहे हैं ये बड़ा है ये छोटा है तो ऐसे कर दें। अगर ये नहीं पता होता तो हम लोग क्या करते, इसे मोड में दे देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हमेशा हम लोग धनात्मक लेंगे, इसलिए ऐसा कर देते हैं।
समझ गए ना कि अगर कोई PF2 माइनस PF1 भी लिख दे और मोड में रहेगा तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। समझ गए ना, इसलिए इसे हम लोग मोड में ही लिख देंगे। चलिए अब हम लोग अति परवलय के समीकरण देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं अति परवलय का समीकरण या अति परवलय का मानक समीकरण, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। चलिए देखते हैं अति परवलय का मानक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर अति परवलय का समीकरण हम लोग कब निकालते हैं, जब इसका केंद्र जो हो मूल बिंदु हो और नाभियों को मिलाने वाली रेखा जो हो x अक्ष हो तब। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि अति परवलय का समीकरण जब इसका केंद्र मूल बिंदु तथा नाभियों को मिलाने वाली रेखा x अक्ष हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग x अक्ष ले लेते हैं, ये हम लोग y अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। x डैश y डैश। तो जो आपका अति परवलय है कुछ इस तरह से होगा। यह केंद्र जो है इसका मूल बिंदु है और अगर हम लोग इनके नाभियों की बात करते हैं, एक को हम लोग F1 लिख देते हैं और एक को F2 लिख देते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो आपको पता है कि केंद्र से यहाँ पर ये जो केंद्र कहिए या फिर मूल बिंदु कहिए, दोनों तो एक ही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है c, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी c होती है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -c,0 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका c,0। ये शीर्ष है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होती है, तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा a,0 और इधर आ जाएगा -a,0। इसका नाम देते हैं यहाँ पर शीर्ष को a और इधर देते हैं a डैश, ये -a,0। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अति परवलय पर यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ इस पे बिंदु ले लेता हूँ, कोई बिंदु P, और इसका निर्देशांक xy लिख लेता हूँ। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अंतर एक अचर हुआ, और वह अचर किसके बराबर होता है, 2a के। अभी हमने देखा था ना जी, यहाँ पर हमने देखा था कि P, सॉरी देखो यहाँ गलत मिला दिया हम लोग, यहाँ से ना मिला था F1 से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अंतर क्या होता है, अचर होता है। दोनों नाभियों से दूरी के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PF1 माइनस PF2 इक्वल टू में अचर जो होगा किसके इक्वल होगा, 2a के। ठीक है, 2a के। तो अगर आप इसे मोड में देते हो तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव निगेटिव ले लेना होगा। PF1 माइनस का PF2 इक्वल टू में ±2 है। ठीक है, या मोड में नहीं देते हम लोग, PF1 माइनस PF2 इक्वल टू 2a भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। समझे ना बात को। तो चलिए PF1 यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी सूत्र से क्या होगी, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और माइनस PF2 की बात करेंगे तो हो जाएगा x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 है। समझे ना। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ प्लस माइनस 2 भी लगा दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर रूट अंडर
एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर कर दे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है इसे, इक्वल टू में रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस 2 है। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर आपका रूट हट जाएगा और तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ देखो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस में भी और प्लस में भी दोनों लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हुआ, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4a स्क्वायर और फिर प्लस माइनस दोनों देंगे जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2a, तो हम डायरेक्ट 4a लिख दे क्या, 4a रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस 2a भी कर दिए। चलिए यहाँ देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हटा देते हैं, इसका यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स प्लस का सी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 2c एक्स प्लस का सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस माइनस 4a रूट अंडर सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा अब इसके बाद 4cx, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस माइनस 4a, ठीक है, और रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी हम लोग इधर ही लेके आते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको जब इधर लाएंगे तो 4 भी कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो सी एक्स माइनस ए स्क्वायर बचेगा और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 4a रूट अंडर एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब फिर से वर्ग करते हैं, फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर आपका हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक्स सी एक्स माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए रूट अंडर एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का a का पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर सी एक्स इक्वल टू में, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो सिर्फ प्लस में ही रहेगा, a स्क्वायर और यहाँ रूट हट जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2c एक्स प्लस का सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ एक काम करते हैं, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स इक्वल टू में, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस ना होगा माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो हट जाएगा यहाँ से। चलिए अब हम लोग x वाले को एक तरफ करते हैं, यहाँ पर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर आपका ये जो है इसको हम लोग इधर लाते हैं प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, ये प्लस में है इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये जो कांस्टेंट है इसको किसके साथ ले लेंगे, इसके साथ, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए का पावर 4, यहाँ पे कॉमन है एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे आपका ए स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना। चलिए तो अब हम लोग इसको डिवाइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई में यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई क्या गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। याद है मैंने आपको संयुग्मी अक्ष के बारे में बताया था कि संयुग्मी अक्ष की कुल लंबाई होती है 2b और उसकी अर्ध लंबाई यानी b की बात करें तो यह मान जो होता है रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब जब इसे वर्ग करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर किसके स्क्वायर हो जाएगा इक्वल सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, बताया भी था ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग इसकी जगह पे बी स्क्वायर लिख सकते हैं यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। यही आपका समीकरण हो जाएगा अति परवलय का, जब अति परवलय का जो केंद्र हो मूल बिंदु हो और अति परवलय के जो नाभि हो नाभि वाला यानी कि नाभि से होकर जाने वाला जो रेखाखंड हो एक्स अक्ष हो तब। समझ गए। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर अति परवलय का समीकरण क्या होगा जब उसका केंद्र मूल बिंदु और नाभिया वाई अक्ष पर हो, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अति परवलय का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा नाभियां वाई अक्ष पर है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका समीकरण वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझे ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अति परवलय के नाभि लंब की लंबाई। अति परवलय के नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, लेटेस्ट वेक्टर की लंबाई क्या हो जाती है परवलय की। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं अति परवलय का जो समीकरण है, मान लेते हैं माना अति परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये अति परवलय एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, उसकी नाभियां एक्स अक्ष पे होंगे ना जी। चलिए एक्स डैश वाई और यहाँ पर हम लोग वाई डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका अति परवलय होगा कुछ इस तरह से बनेगा, इधर और इधर ये ना हो जाएगा। नाभि ये हो गई, मान लो यहाँ पे F2 ले लेते हैं और इधर एक नाभि हो गई F1। यही नाम है निकालना है नाभि लंब, ये ना है नाभि लंब, इसी की लंबाई निकालनी है। नाभि लंब की हमें लंबाई निकालनी है। यहाँ पर ये बिंदु हम लोग P ले लेते हैं, P ले लेते हैं। P का निर्देशांक कैसे लिखेंगे देखिए, अगर हम लोग नाभि की यहाँ इसके केंद्र से दूरी बात करें तो ये दूरी क्या होती है C होती है, इतना पता है C होगी। अच्छा, और अगर हम लोग इस अति परवलय के जो नाभि लंब है इसकी लंबाई हम लोग L ले लेते हैं। मान लेते हैं कि माना अति परवलय के नाभि लंब की लंबाई बराबर में L। तो ये टोटल L हो गया, तो यहाँ से यहाँ L बाई 2 हो जाएगा। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा C, L बाई 2, ये होना जाएगा। चलिए तो ये P और यहाँ पे मैं Q दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने PQ क्या माना है L माना है, तो P का निर्देशांक निकल गया। अच्छा, P का निर्देशांक निकल गया, चूंकि यह बिंदु जो है अति परवलय पर स्थित है, चूंकि बिंदु P जिसका निर्देशांक है C, L बाई 2 अति परवलय पर है, अति परवलय पर स्थित है,
तो जब ये अति परवलय पर स्थित है तो इसका मतलब कि ये अति परवलय के इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह ये और y की जगह ये रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। तो हो जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस का l/2 का स्क्वायर बाई में आपका बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से इसको, सी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई में 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो एल स्क्वायर बाई में 4b स्क्वायर इक्वल टू में सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। एल स्क्वायर बाई में 4b स्क्वायर इक्वल टू में एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर बाई में 4b स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू में 4b का पावर 4 बाई ए स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर जाएगा उधर रूट लगेगा, और ये हमेशा धनात्मक ही लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्योंकि ये लंबाई है तो लंबाई हमेशा धनात्मक ही लेंगे। तो एल का मान क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर और बाई में ए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बाई में ए हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।